थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सरदार आज़म रशीद साहब। सरदार आज़म रशीद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मशहूर व मारूफ दानश्वर हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जो हैं उसका वो हिस्सा है और मारूफ बिजनेसमैन है। और बड़ी अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत जिस तरह चल रहा है और जिस तरह चलाया जा रहा है इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये वो खुद भी एक पॉलिटिशियन रहे हैं और आवाम की नब्ज़ जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब, इमरान खान और हर तरफ मौजू यही है। पहला सवाल मैंने इमरान खान से ही करना है, आपको क्या लगता है इलेक्शन जब भी होंगे इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है कि क्या इलेक्शंस होंगे भी सही? हाँ, ये बड़ा ही अहम सवाल है। मैंने इसलिए कहा कि जब भी हों। जब भी हों तो मेरा नहीं ख्याल, जो अब सिलसिला बन चुका है और जो एक ओवरऑल सो कॉल्ड अ न्यू रेवोल्यूशन इस मुल्क में आ चुका है, जितना वोट बैंक मैंने अपनी ज़िंदगी में इमरान खान का देखा है, अगर सिंसेरली देखा जाए तो मैंने कभी किसी का नहीं देखा। आज आप अगर ये इंट्रोड्यूस करा बैठें कि जी आपका ताल्लुक जो है नवाज शरीफ से है या आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो लोग वही लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। तो एक अजीब किस्म की सिलसिला, इसको कहते हैं डिवाइन पावर ऑफ द वर्ल्ड। याद रखें कि दो पावर्स हैं जो दुनिया चलाती है। एक वो पावर है जो आपको मटीरियल पावर है जो नज़र आती है, और एक पावर है जो स्पिरिचुअल पावर है जिसकी बेसिस पे ये सब कुछ चल रहा है। तो कहते हैं ना, बैलेंस ऑफ बोथ थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ कि इससे इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं है। सो मेरा ये ख्याल है कि एक डिवाइन पावर ज़रूर है इस मुल्क के लिए कि जो कि इमरान खान को डिराइव कर रही है, जो इमरान खान के लिए एकदम इतना वोट बैंक डेवलप हो चुका है कि यकीन कीजिए जो अब अगर इलेक्शंस होते हैं, सवाए उन सीटों पे जो हमारी 347 जो नेशनल असेंबली की अगर हम बात करते हैं, उन चंद फैमिलीज़ की सीट्स जो उनकी फैमिलीज़ की सीट्स हैं, जिनके अलावा पार्टीज़ का कोई सिलसिला वहाँ है नहीं, उनके अलावा आप कितना मैनेज कर लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ मैनेजमेंट 100% होती है इलेक्शंस की। वेरी सॉरी टू से दैट, बट इट इज़ द फैक्ट कि हमारे अंदर जितनी इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड है वो जैसे चाहती है इलेक्शंस करवा लेती है। लेकिन इस दफ़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि जो रोड मैप पाकिस्तान के लिए बनाया गया था, अमेरिकन्स ने जो बनाया है, उसमें पॉलिटिकल कोई किसी किस्म का सिलसिला नज़र मुझे नहीं आ रहा। अच्छा। उसमें कोई पॉलिटिशियंस का कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। उसमें जो मुझे रोल नज़र आ रहा है कि वो बेसिकली टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स के साथ वो अगले 20 साल पाकिस्तान को लेके जाना चाह रहे हैं। अब वो क्यों लेके जाना चाह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को बहुत मजबूत करते हुए एक एंटी मुस्लिम एलिमेंट वहाँ डेवलप कर दिया है, और वो मोदी की शक्ल में है। और इस वजह से मोदी को उन्होंने इतना बड़ा हीरो बना के डेवलप कर दिया है दुनिया में कि सो कॉल्ड जो है नई सुपर पावर जो इमर्ज हो रही है वो इंडिया है। और उसकी वजह ये नहीं है कि उनकी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इंडिया से। याद रखिए, ये जो अमेरिका का सिस्टम है कैपिटलिज्म, इसमें किसी किस्म की मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है। इसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जी क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। सो इसको देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट सो कॉल्ड सेटअप जो है वो इसको चलाएगा। अगर ये इलेक्शंस कराते हैं और इलेक्शंस में जैसे नवाज शरीफ को ला के, मेरा अपना ख्याल है कि दे लाइक कि जी इसको एज ए मसीहा लेके आएँ, कि जी इसको शहबाज शरीफ साहब को ये काफ़ी जो है वो नीचे लेके जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब की सारी, नवाज शरीफ साहब की सारी गलतियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मेरा ख्याल ये डाली जाएंगी कि और कि जी उन्होंने ये बैड गवर्नेंस करते हुए मुल्क के ये हालात बना दिए थे। सो अ न्यू मसीहा इज़ इमर्जिंग, तो ये आके आपके तमाम हालात को ठीक कर देगा। लेकिन हुआ क्या है, इसकी मैं आज आपको वजह बताऊँ। ये जो पिछले 20 सालों से मीडिया पर एक एग्रेसिवली जो हमारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट होती रहीं और जो पॉलिटिकली लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो गई, उसके फ्रूट्स आज आपको ये मिल रहे हैं। ये लोग नहीं समझते। आज आप कहीं किसी फंक्शन में चले जाएं, चाहे वो गमी हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो रिक्रिएशन हो, किसी जगह आप चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिस्कस हो रही होती है, वो पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है। वाई? बिकॉज आप 24 घंटे जो आपका सोशल मीडिया है और जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या डिस्कस कर रहा है, और वो डिस्कस कर रहा है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कवर करता है आपकी लाइफ को।
बिल्कुल सही ये है। कवर करता है आपकी आने वाली जनरेशन्स को, बिल्कुल सही है। ये कवर करता है कि आपके अंदर डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या होगी। सो इस वजह से ये जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी उन्होंने दुनिया में पॉलिटिकल लीडर पैदा नहीं होने दिया। ये सब ट्रेडर्स आए, ये सब बिजनेसमैन आए, इन्होंने पूरी दुनिया को एज ए बिजनेस चलाया। आजकल की दुनिया जो है वो 25 ट्रेडर्स चलाते हैं, क्योंकि इनके पास बादशाहत नहीं थी तो इन्होंने बादशाहत को तोड़ा। इनके पास पहले फ्यूडलिज्म नहीं था, इन्होंने फ्यूडलिज्म को तोड़ा। सो वो जो ऑल आप कहते हैं कि जी ईस्ट इंडिया कंपनीज आई और उन्होंने पूरी दुनिया पे काबिज होगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या थी? वो बिजनेस कंपनीज थी। वो ये यूनिलीवर है, वो शेवरॉन है, ये शेल कंपनी है, आपके जेम कॉरपोरेशन है। सो ये वो जो कंपनीज हैं, इन्होंने पूरी दुनिया पे आके गलबा मचा दिया और पूरी दुनिया को सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके चले गए, और उसके असरात आपके बुरी तरह पाकिस्तान को मुतासर कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि जब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो उसके लिए एनजीओज आ जाती हैं जो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को तबाह करने के लिए लग जाती हैं। जब यहाँ प्रॉस्पेरिटी शुरू होती है तो सो कॉल्ड एनजीओज आ जाती हैं जो उसके लिए बंद करवाने के लिए शुरू। जब आपने एक इकनॉमिकली इतना कलेप्स कर दिया है आम आदमी को, तो आप तो उसको 2000 रुपया दे के, उसको आप 1 लाख रुपया दे के जो मर्जी काम करवा लें। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो उसके पास है, अमेरिका के पास, और शुरू से चलता आ रहा है दुनिया को कंट्रोल करने का, वो है इकोनॉमिक टूल। ये जो न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी आपको, जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी आपको पूरी दुनिया में राइज की गई थी, इस पॉलिसी ने तकरीबन 97% लोगों को भूखा रखा हुआ है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये मुझे आप बताएं कि क्या सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस है कि जहाँ जाती हैं एक माफिया क्रिएट है, और जो बच्चे पढ़कर, जो 97% बच्चे पढ़कर वो ये कहते हैं कि मैंने पढ़ाई क्यों हासिल की, आगे तो जॉब्स ही नहीं नजर आ रही, बिल्कुल ठीक है। आगे को कैरियर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब, मैंने नवाज शरीफ की वापसी का पूछना है, क्योंकि ना शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जो है वो लंदन चली गई हैं मिलने। 21 अक्टूबर उनकी वापसी का ऐलान किया गया था। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल है, क्योस है, मारा मारी है। मैंने आपकी एक वीडियो का क्लिप देख रहा था, आपने कहा था कि दुनिया का अमन 3 जगहों से जुड़ा है जो कि न्यूक्लियस हैं। वो क्या न्यूक्लियस हैं और किस तरह उनके साथ अमन जुड़ा हुआ है? बहुत अहम क्वेश्चन, ये मेरा ख्याल है कि सबको पता होना चाहिए। याद रखें कि 2 खुदा ताला ने न्यूक्लियस ऑफ द वर्ल्ड बनाए हैं जो कि रिलीजन बेसिस है। एक जो न्यूक्लियस है वो बैतुल मुक़द्दस है, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो आपका मक्का है। आप याद रखिए, अगर आप पूरी हिस्ट्री में चले जाइए तो जिसकी भी पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी उसकी हुकूमत बैतुल मुक़द्दस पे ज़रूर होगी। चाहे हज़रत उमर आ जाएं, चाहे वो रोमन एम्पायर आ जाए, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर आ जाए, चाहे पोर्चुगीज। सो जो एम्पायर आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जाके वो बैतुल मुक़द्दस को कंट्रोल कर। अब जो ज्यूज़ हैं जो पूरी दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं सो कॉल्ड, वो क्या, उनको क्या शौक़ है कि वो तमाम लोग आके इज़राइल में से रहाइश पजीर हो रहे हैं। अब रॉथशाइल्ड्स का इज़राइल से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? उनकी तो पूरी दुनिया पे जो है वो मुसल्लत है, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम उनका है। जेपी मॉर्गन्स का, ये जितने भी गोल्डन से, तो जितने भी आपके सो कॉल्ड वो लोग हैं जो मैटर करते हैं, वो हमेशा इज़राइल आए। दूसरा जो न्यूक्लियस है जिस पे पूरी दुनिया गवर्न हो रही है वो मक्का है। तो मक्का में भी आप समझिए कि आपकी हुकूमत मुसलमानों की नहीं है। अहले सऊद जो हैं वो नाम के मुसलमान हैं। अहले सऊद जो हैं वो बेसिकली आप ये समझें कि उसी कैपिटलिज़म, जब वही जो निज़ाम अमेरिकन का है, उन्हीं के एक छोटे से मुलाजम और एक छोटे से पपट्स की तरह काम करते। तीसरा जो बहुत बड़ा न्यूक्लियस है दुनिया का, जिसको कहते हैं जियोग्राफिकली इम्पॉर्टेंट, वो अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो अफ़गानिस्तान की बेसिस, क्योंकि अफ़गानिस्तान और गवादर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रूट है। अब आप देखिए ना कि क्यों हर अमेरिकन एम्बेसडर गवादर ही जाएगा। दुनिया का कोई भी पोर्ट 2 से 3 साल में बन जाता है, 5 साल में बन जाएगा, तो क्या गवादर पिछले 40 साल से बनता ही रहेगा? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पोर्ट नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट है जो पूरी दुनिया का निज़ाम चेंज कर सकता है। सो जो मेजर मिनरल्स हैं दुनिया के, वो सब जो हैं अफ़गानिस्तान से आगे पड़े हुए हैं।
सो जो मोनोपोली पूरी दुनिया में है वो मोनोपोली अमेरिकन और ब्रिटिश एम्पायर की है, जिसने पूरी दुनिया में जो आपका अफ्रीका है उसमें जितनी चीज़ें हैं उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो हमारे यहाँ इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। सो अगर वो मटेरियल्स आधी कीमत पर US डॉलर्स की बग़ैर ट्रेड हो जाएं और वो अफ़गानिस्तान के थ्रू दुनिया में आना शुरू हो जाएं तो वो तो वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो गया। सो दे विल नेवर अलाउ इट। इसी वजह से आपको याद होगा कि हर जगह ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं चाहते, हम पाकिस्तान को इसी तरीके से वर्स्ट हालात में रखना चाहते हैं। सो आप अगर प्रैक्टिकली देखते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमने 1947 के बाद 48 में ही हमारी जंगें शुरू हो गई थी। तो 48 से हम जंगों के मुसीबत में रहे। जो सारी उम्र आपने अफ़गानिस्तान के लिए जंग की, आपकी सबसे बड़ी दुनिया की माइग्रेशन वॉज फ्राम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान हुई, उसके बाद आपने जब वो जंग उनको जीत के दिखा दी कि यस आप जीत गए हैं, कैपिटलिज्म ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उसके बाद ये ख्याल था कि शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी तो कामयाब हो गई। लेकिन वो क्या कामयाब हुई कि वो एक नई वॉर ऑन टेरर के ज़रिए आपकी वही जंग जो है पाकिस्तान के अंदर आ गई। और पाकिस्तान के बाद जिसके लिए आपने पूरी फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई थी जो कि इंडिया सेंट्रिक थी, तो आज क्या हुआ, इंडिया जो है वो एक सुपर पावर बन रहा है और आपको डिसइंटीग्रेट खुदा ना खासा करने पे लगे हुए। सो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पॉलिसी है, वो सब पॉलिसीज़ अमेरिका और उसके निज़ाम से चलती हैं। बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, अब पता नहीं कैसे हज़म करेंगे। और प्लीज़ मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई ज़्यादा आप रिएक्शन ना दें। ये हकीकत है जो सरदार साहब का जो इनकी अपनी तहकीक है, जो रिसर्च है, जिसकी बेस पे वो कह रहे हैं। सरदार साहब, अगला बड़ा अहम सवाल, इमरान खान ने भुट्टो की तरह ये मलेशिया, अफ़गानिस्तान और ये आपको याद होगा ब्लॉक बनाने की, मुस्लिम ब्लॉक एक बनाने की जो है कोशिश की थी कि हमारा एक टीवी चैनल होगा, मुस्लिम इत्तेहाद होगा। तो क्या इमरान खान को उसकी सज़ा तो नहीं मिली? एग्जैक्टली ये लोग अगर ये बात कर रहे हैं, मुझे तो पता है कि जब आप इतनी बड़ी बात करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ जंगे मुसलमान मुल्कों पर क्यों है? क्या लीबिया को ही जंग में तबाह करना है? क्या सीरिया को ही तबाह करना है? क्या लेबनान को ही तबाह करना है? क्या इराक को ही तबाह करना है? क्या ईरान को ही तबाह? वाई? जो आपका वेस्ट है, याद रखिए वो सिर्फ 12.2% ऑफ द पॉपुलेशन है दुनिया की और उसके पास कोई ख़ास मिनरल्स नहीं है। आप हैरान होंगे कि जो इकोनॉमिक इंजन है पूरे वेस्ट का, जिसको आप वेस्ट कहते हैं, जिसको आप यूरोप कह लें समझे, तो वो जर्मनी है। तो जर्मनी बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और वही पूरी दुनिया में उसको फ़रोख्त करता है। सो बाकी जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको इतने ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियलाइज नहीं लगते। उसके लिए वहाँ एक कतरा भी गैस नहीं है जिसकी बेस पे पूरी इंडस्ट्री चल रही है। वो पूरी गैस जो है वो यूक्रेन से आती है। सो इस वजह से उनकी खुराक यूक्रेन। अब चौथा न्यूक्लियस जो है अगर आप समझते हैं दुनिया में, तो वो यूक्रेन है। सो यूक्रेन को भी डिवाइड कर दी गया 2 हिस्सों में और वहाँ भी जंगें शुरू हुई हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान को, वो कभी भी ऐसे लीडर को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पाकिस्तान सेंट्रिक हो, जो ये समझता हो कि येस आई डोंट नीड एनी फेम, येस आई डोंट नीड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो दे वुड लाइक कि ऐसे लोग आएँ जो कि बिजनेसमैन हों, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हों और जो बिजनेसमैन की तरह ज़िंदगी गुजारने और कौम को लेके चलें। जैसे कि फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब थे। बिल्कुल सही है। नवाज शरीफ का आपने नाम नहीं लिया सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है नवाज शरीफ का आपको? क्या वो वतन वापस आएंगे? ये जो अभी रवानगी हुई है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की, लगता है कि तारीख दे के फंस गए हैं। ये मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो है, जो रोड मैप बना है उसमें ये डिसाइड किया गया था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और उनको एज ए मसीहा प्रोजेक्ट किया जाएगा कि यस इस मुल्क की जितनी प्रॉब्लम्स हैं अब वो सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और उसमें जो सारा जो कुछ भी बर्फ़ पिघलनी है वो शहबाज शरीफ साहब पे पिघली जाए। बिल्कुल सही है। सो वो जो है, वो मुझे जो फीलिंग हो रही है कि वो चेंज होता नज़र आ रहा है कि अब ये हालात नहीं है एट द मोमेंट कि आप यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें इस मुल्क में, क्योंकि इकनॉमिकली मेरा ये ख्याल है कि वर्स्ट तरीन हालात
इस मुल्क के हिस्ट्री में चल रहे हैं। ऐसे ही। और इस वजह से चल रहे हैं कि वो बहुत सोचे समझे। मुझे याद है कि मैं जनरल मुशर्रफ साहब के साथ बैठा था जब मैं मिनिस्टर था, तो वो कहते कि बड़े अच्छे हालात होने वाले हैं। तो मैंने कहा कि जनाब ये हालात आप देखिएगा कि वर्स्ट तरीन हो जाएं। वो कहते ये कैसे मुमकिन, ये तो सभी कहते। मैंने कहा जी इस वजह से कि आपके पास उनका जो मेजर थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगी पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन। तो वो खड़े हो गए और मुझे कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है। मैंने उन्हें कहा कि जी आप पहला हिस्सा देखिएगा कि वॉर ऑन टेरर में आपको सिक्योरिटी स्टेट बना देंगे वेलफेयर स्टेट की बजाय। आपने देखा वो सिक्योरिटी स्टेट बन गई एकदम। जब सिक्योरिटी स्टेट मैंने कहा आपको बनाएंगे, फिर आपकी जो मेजर इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन चलनी है, जहाँ आपके सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी आनी है, वो आपकी क्या है, बिजली और गैस है। मैंने कहा वो ख़त्म हो जाएगी। क्या पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि आपकी बिजली ख़त्म हो जाए? वो आपका एनर्जी मिक्स जो आपका इकोनॉमिक फैक्टर था उन्होंने वो डिस्टर्ब करते हुए आपकी एनर्जी ख़त्म कर दी। ये था नंबर 2। इट्स अ रिटन थिंग, एक पॉलिसी के तहत हो रहा है। ये आज आपको जलाल साहब बताते चलें कि उसके बाद जो उसके असरात थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हुई तो जाहिर है आपकी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई। अब इंडस्ट्री ने किस पे चलना है, बिजली और गैस पे चलना है। अच्छा, जैसी आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म होती है आपका डॉलर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कहा जो डिपॉजिट रखा जाएगा दुनिया का वो US डॉलर होगा, कागज़ होगा। भाई डिपॉजिट तो रखा जाएगा जो आपका एसेट है। अगर मेरा एसेट जो है वो मेरा एसेट चावल है, मेरा एसेट गंदम है, मेरा एसेट पानी है, मेरा एसेट नमक है, मेरा एसेट बहुत सारी चीज़ें मेरा, तो मैं वो रख लूँगा। अब किसी मुल्क से अगर मैंने तेल लेना है तो वाई शुड आई पे इन US डॉलर्स। भाई मैं उन्हें कहूँ आपके पास गंदम नहीं खाने को, आई विल गिव यू गंदम। आपके पास चावल नहीं, मैं आपको चावल देता हूँ। आपके पास शुगर केन नहीं, मैं आपको शुगर केन देता हूँ। सो मेरे तो एसेट्स ये हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कंट्रोल करना है। और आपको ये भी बताते हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो उनका सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेट लोगों का है, 2 आदमियों का है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 2 आदमियों का प्राइवेट बैंक है। सो ये बताते चले वहाँ एक नया एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया से छुपाया हुआ है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम है जो इनको लोगों को समझ नहीं आता। सो इस वजह से ये पाकिस्तान को एक बड़े सोचे समझे, वेरी वेल प्लान, पहले उनकी वॉर ऑन टेरर, फिर उसके बाद उसके मेजर इंग्रेडिएंट्स को ख़त्म करते हुए एक्सपोर्ट्स को ख़त्म किया, एक्सपोर्ट्स को ख़त्म करते हुए आपका डॉलर डिपॉजिट डिप्लीट किया। जब डॉलर डिपॉजिट डिप्लीट किया तो उसके असरात क्या होने थे कि बीइंग एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री आप जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चले। सो दिस इज़ अ वेरी वेल प्लान। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मसीहा है जो आपको इस दुनिया में ज़िंदा रख सकता है, एंड दैट इज़ IMF। सो फिर एक IMF की शक्ल में आपको एक मसीहा आ गया और उसने कहा यस। और यहाँ तक आपको बता दें कि जो वर्ल्ड लीडर्स लोन नहीं लेते, डेट ट्रैप में नहीं आते, उनको मार दिया जाता है। सो दिस इज़ अ ट्रैप कि आपको हमेशा जो है वो लोन देते हैं कि उस ट्रैप के आप हिस्से बनना है। वो जो ट्रैप है वो इतना ड्रैकुलन है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि इमरान खान वगैरह ने तो पहले सोचा था कि जी हम तो IMF के पास नहीं जाएंगे, हाँ। तो कैसे चले गए। जो आदमी कह रहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा वो उसको हटाया गया। जो कह रहा है कहाँ से शेख साहब तशरीफ ले आए एकदम, हफीज शेख साहब की आमद जो है वो कहाँ से हो गई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो कि हमें आम आदमी को समझने चाहिए कि हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में वो निज़ाम हुकूमत है। और वो निज़ाम हुकूमत जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं वो इसको तरक्की नहीं करता जाएगा। वी आर ऑन द पाथ ऑफ, जिसके कहते हैं कि नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन बट अदर साइड ऑफ इट, कि आपने नेगेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हुए नॉन डेवलपमेंट पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे आए हुए हैं। सो वी आर ऑन द पाथ कि डेवलपमेंट हो। तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे जब आपने 80 to 85% आपकी डेट सर्विसिंग और आर्मी और सबको आपने यूटिलिटीज़ के दिया। आपका पता है मुल्क कितने पे चलता है GDP के? 8.5% पे। और उस अवाम से आप चाहते हो कि वो महज़ब भी हो, उस अवाम से चाहते हो वो बोले भी ना, वो अवाम से चाहते हो को खाए भी खुद, वो अवाम से चाहते हो उनकी रिस्पेक्ट भी हो, अवाम से चाहते हो हर चीज़, एक आइडलिज्म, और उसको आप 1 रुपए में से 8 आने दे के आप समझते हो कि वो कौम चल जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग किस्म की डिस्कशन थी। सरदार साहब से अगले इंटरव्यू में मैंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान के अगले 20 साल का मंजरनामा क्या होगा वो मैंने पूछना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।